अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा टुडे। और मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ दिनों के लिए अब्दुल्ला जो हैं वो इधर नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री। व्हाई डोंट आई टेल यू वेयर ही इज़, क्योंकि खबर भी उसी मुल्क की है तो क्यों ना आपको बता दें। दुबई में आपको पता है कि ज़बरदस्त किस्म की कोई बारिश हुई है और वी हैव सम स्टनिंग विजुअल्स। फोरकास्ट भी था कि बारिश होगी अबू धाबी में, दुबई में, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ के मूसलाधार बारिश हुई है। इनफैक्ट वहाँ आपको पता है जब इस किस्म का कोई सिचुएशन बन जाती है वेदर, तो जल्दी से वो वर्क फ्रॉम होम जो है उसको नाफिज कर देते हैं। निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी जो है अपनाने की हिदायत दे दी है और बहुत ही जो एसेंशियल सर्विसेज हैं दे आर अलाउड टू बी ऑन द रोड्स, अदरवाइज एवरीबडी कैन बी वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल। सो दुबई गया है हमारा दोस्त अब्दुल्ला और ऑब्वियसली छुट्टियों के लिए एंजॉय करने के लिए गया था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बारिश और कौन एक्सपेक्ट करता है एकदम से कि जी वहाँ बारिश हो जाएगी। सो होपफुली देयर यू गो, दीज आर द विजुअल्स दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू। अच्छा, अब बात ये है कि हम बड़े अरसे से अपने मुल्क में बात कर रहे हैं कि वो इतनी मौसम इस किस्म का ठंडा खुश्क बीमारियों वाला हो गया दैट वी आल्सो नीड सम काइंड ऑफ बारिश ओवर हेयर, लेकिन हमारे यहाँ हुई नहीं है अभी और हो वहाँ गई है। सो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि हमारी तरफ भी ये मौसम जो है ये आ जाए तो क्या ही बात होगी, बिकॉज बीमारियों का ये हाल है कि आज मैं बैठी हुई हूँ, कल से मैं आपको बता रही थी कि कुछ खांसी ज़ुकाम सी सिचुएशन बनी हुई है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई स्टार्ट स्नीजिंग और कॉफिंग ड्यूरिंग द शो, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। हर जगह यही हो रहा है। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, जैसे कि एक इशू जो हो रहा है जिस पे हमने बात भी की है कि बैरून मुल्क जो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है जहाँ दे आर बीइंग ऑफलोडेड, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले हज़ारों लोगों को ऑफलोड किए जाने का एक मामला बना हुआ है जिसके बारे में हम कुछ अरसे से बात भी कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये ज़रा और गंभीर होता जा रहा है, मामला कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्या जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, कायदे कानून के मुताबिक है? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन और इस सवाल का जवाब तो अब वज़ीर आज़म की कमेटी ही देगी और ये कमेटी वज़ीर आज़म ने इसी हफ्ते बनाई थी। 14 रुकनी कमेटी को ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वफाकी वज़ीर हेड करेंगे और ऑफलोडिंग के इशू पर मुकम्मल रिपोर्ट देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। वज़ीर आज़म का नोटिस लेना ऑब्वियसली बता रहा है कि हुकूमत को खुद भी परेशानी है कि ये मामला इतना रद्द नहीं कर सकते आपको। इट्स नॉट अबाउट 1-2 लोग ऑफलोड हो गए हों, हज़ारों की बात हो रही है। उधर FIA की माने तो उनकी थ्योरी यही है कि हम हज़ारों मशकूक लोगों को ऑफलोड नहीं करेंगे तो दर्जनों ममालिक से हर साल हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं वो डिपोर्ट होने का सिलसिला भी ख़त्म नहीं होगा। दैट ऑल्सो मेक्स सेंस एक्चुअली। सुने क्या कहा। इस साल इस मुल्क में तकरीबन 11 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क से बाहर ट्रैवल किया पाकिस्तान के तमाम तर एयरपोर्ट से, और लेस देन ये 0.6% है जिसके बारे में वजाहत की जा रही है कि इनको जाने से रोका गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इसमें भी कैटेगरी है, 5 लोग NOC नहीं होती। 15,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिकली टेक्निकल वजूहत की बिना पे कि सर्दियों के सीजन में इमिग्रेशन का प्रोसेस हो गया लेकिन फ्लाइट नहीं हुई या हमें कुछ ऐसा एयर स्पेस के प्रॉब्लम हुए। बाकी जो मानदा लोग हैं उसमें ऐसे लोग हैं जिनको अपलोड करने के लिए सिर्फ कोई ह्यूमन एलिमेंट क्या सतहियों पे बेस नहीं होता, पीछे पूरी एक वर्किंग होती है। हमारा एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो कि प्रॉपर तौर पे प्रोफाइलिंग करता है। हमारे उस इनपुट के जरिए जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ऐसे ट्रैवल जो माफिया होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की बेस करता है और जो लोग बाहर के मालिक से डिपोर्ट होते हैं उनके जो इंकशाफात होते हैं उन पे बेस करते हुए रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है। अब तक 5 ऐसे रिस्क प्रोफाइलिंग के मेजर डॉक्यूमेंट्स जो हैं FIA हेडक्वार्टर जो है वो पब्लिश कर चुका है, जिसकी बेस पे वो एज ग्रुप, वो एरियाज, वो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की जाती हैं जहां पे ये लोग जाना चाहते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे काउंटर ऑपरेटर्स या गेट ऑफिसर्स करते हैं वो प्रॉपर एक स्किल के ऊपर, एक ट्रेनिंग के ऊपर, एक प्रॉपर एक जो उनके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, एक डाटाबेस उनके नॉलेज की होती है, उसके ऊपर बेस किए जाते हैं। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि कल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी एक वीडियो शेयर की और ये एक नौजवान है जिसे सऊदी अरब की फ़्लाइट में इसलिए नहीं बैठने दिया क्योंकि वो ड्राइवर के वीज़े पर जा रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। मतलब अब ऐसी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली मशकूक बात बन जाएगी ना। खैर एनीवे, अब इस नौजवान ने लाइसेंस हासिल कर लिया है और जद्दा भी पहुंच चुका है। वो चेक दिस आउट। मेरा नाम मोहम्मद सुफैल है। मैं सऊदी अरब जाता ड्राइविंग वीज़े पर एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुझे अपलोड किया था। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, फिर उसने मुझे ड्राइविंग भी सिखाई और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया और टिकट भी
करा दिया। अब मैं जा रहा हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। मैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ। FIA जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए ये तो अच्छी बात है, और इसको तो मोहसिन नकवी मिल ही गए तो मतलब इसकी तो चांदी हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पीपल? तो अच्छी बात ये है, लेकिन एक मिसाल है, और एक ऑलमोस्ट 51,000 पीपल जो हैं, वो लोग जो हैं, उनमें से सिर्फ एक जिन्हें इस साल ऑफलोड किया गया है। ये नंबर भी FIA का ही दिया हुआ है, और बहुत से एक्चुअली इसमें पहलू हैं। वी रियली वांट टू नो कि इधर हो क्या रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद रफ़ीउल्लाह, जो कि चेयरमैन हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है हमें। और सबसे पहले तो ये बता दें, ये फिगर्स जो बता रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन ऑफलोडेड, ये फिगर्स सही हैं? मतलब इक्का दुक्का तो हम भी सुनते रहते हैं, कुछ बातें कहाँ से कौन से इस्लामाबाद से हो रहे हैं, कोई कराची, लाहौर, लेकिन 50,000? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, फिगर्स तो कंट्री वाइज ज़्यादा नहीं है। इसमें ऑफलोडिंग जो बात की जा रही है वो ऐसा है कि टेक्निकी बुनियादों पर फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, वेदर की वजह से। तो ये फिगर ओवरऑल टोटल वो ऑफलोड लोगों की है कि पूरा प्लान जो है वो ऑफलोड हो जाता है। नहीं, वो तो खैर वजह ही कोई और नहीं है, जहाज ही खराब है, टेक्निकल इशू है, वेदर ऑफ है, तो वो ऑफलोडिंग की हम बात नहीं कर रहे। वो तो ऑब्वियसली फिर पूरा जहाज। तो ये फिगर जो इतना वॉल्यूम जो इतना बड़ा आ रहा है, उसकी बेसिकली वजह ये कि ये ओवरऑल टोटल ऑफलोडिंग की है। अगर आप बात करें कि वो ऑफलोडिंग जो कि जिस पे मुझे भी कंसर्न है, आपको भी कंसर्न है, एक पाकिस्तानी यहाँ से जा रहा है पाकिस्तान से बाहर मेहनत के लिए, जिन्होंने इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करनी है, रेमेडिस बेचने हैं, उन लोगों के साथ अगर खुदा न खास्ता इस तरह की बात हो रही होती है तो उसके ऊपर कंसर्न्स भी होता है लोगों को। आप मुझे एक बात बताएं कि आप एक पाकिस्तानी जा रहा है कंबोडिया, और वो जा रहा है वहाँ पर टूरिस्ट बन के। अब कंबोडिया में वो कौन सी टूरिज्म करेगा? जिस बंदे ने ज़िंदगी में वो कराची से लाहौर नहीं गया, लाहौर से वो कराची नहीं आया, कभी पेशावर नहीं गया, कभी कोयटा नहीं, कभी मरी नहीं गया। नहीं, तो इतनी मतलब बैकग्राउंड डिटेल। अब मैं कंबोडिया जाऊं, जो कि बाय द वे मुझे बड़ा शौक है, क्योंकि बड़ा खूबसूरत मुल्क है और बड़ी दुनिया जाती है वहाँ टूरिज्म के लिए, तो क्या क्या FIA जो रोक रही है उसको, वो क्या मेरी ट्रैवल हिस्ट्री उस वक्त देख रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, या फिर वो उसकी शक्ल देख रहे हैं कि ये इस जाने के काबिल भी है? व्हाट आर FIA पीपल लुकिंग एट? वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं, और आपका अकाउंट देखते हैं, आपका वो देखते हैं कि आपकी कौन से होटल में बुकिंग है। अगर उससे फील ये हो रहा हो कि इस शख्स ने ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं किया और कंबोडिया जा रहा है। अब लास्ट टाइम हुआ क्या कि मेरे ही हल्के से कराची मलीर से मुझे हमारे UC सालिम अहमद के उनकी कॉल आई, वो कह रहे हैं कि जी हमारा बच्चा गया है कंबोडिया मेहनत के लिए, और वहाँ पर उन्होंने एक कैंप में बंद किया हुआ। वो वीडियोस मेरे पास पड़ी है, तो उस कंबोडिया की उन्होंने उस कैंप की वीडियो भेजी। वहाँ पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, करंट लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अजियतें वहाँ पर की जा रही हैं। अच्छा। और बल्कि बहुत से ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनके आज़ा बेचे गए हैं हेल्थ के हवाले से, उनके गुर्दे और इस तरह की चीज़ें। तो उस पर फिर मैंने एक ख़त लिखा था चौधरी सालिक साहब को ओवरसीज़। मैंने कहा कि जी ये लोग गए थे वहाँ पर मेहनत के लिए और उनके साथ ये हो रहा है। जब हमने उसको चेक किया तो ये यहाँ से विज़िट वीज़ा पे गए और वहाँ पर जाके उस स्कैम में फंसे हुए। इस टाइम भी 12 से 13 हज़ार पाकिस्तानी कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका कोई अता पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए। जो ये जब कमेटी बनी है तो ये सारी रिपोर्ट आपको ये दी गई है कि एक्चुअली कहाँ पहुँच रहे हैं, वीज़ाज ऑब्वियसली वैलिड ही हैं, लेकिन किस मकसद के लिए गए थे, मतलब इसकी बैकग्राउंड क्या है? FIA वगैरह ने जब आपने तलब किया, नेचुरली यू आर हेडिंग दिस कमेटी, तो आपको क्या पता चला? हमें भी इन्हीं तरह की जिस तरह मीडिया पे बातें हुई, तो उस दिन जब DG FIA है उन्होंने जब ब्रीफ किया, तो चूँकि मीडिया के दोस्त बैठे होते हैं, वो कुछ थोड़ी बहुत मिस रिपोर्टिंग हुई। जो मेरा कंसर्न भी यही था कि मैं किसी फोरम पे जाके इस बात को, एक ये बात बड़ी आम की जा रही है कि बैगर्स, हमारे 51,000 बैगर्स जो हैं उन्होंने हमारे डिपोर्ट किए, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसे लोग हैं जिनके ओवर स्टे हुआ है, इनके ऐसे लोग हैं जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं, और वो फिगर सारे मेरे पास पड़े हुए हैं
मतलब आप कह रहे हैं 51,000 जो डिपोर्ट हुए हैं इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से, वो सारे बेगिंग यानी वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो और भी बड़े टोटल 1100 तो के करीब ऐसे लोग हैं जो कि बेगर्स थे और जिनके खिलाफ इस किस्म की एक्टिविटी थी और उनके FIRs मौजूद हैं। उनके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया जो कि सऊदी अरब से और ख़ास तौर से इराक से, दुबई से। इराक में भी जब ज़ियारतों पे जाते हैं तो भी वहाँ पर ये इशू हमें सामने फेस करना पड़ा। तो उस पर अब हमने ये किया कि जब ये वापस आएंगे उनके हम पासपोर्ट उस पर पाबंदी लगा दें कि 5 साल के लिए मुल्क से बाहर। ऑब्वियसली किसी मुल्क से डिपोर्ट हो रहे हैं तो वो तो उन पे तो वैसे ही पूरे नजर मुल्क के लिए होनी एम्बेरस की बात है, हर पाकिस्तानी के लिए एम्बेरसमेंट है इसमें कि देखें ना, एक शख्स, मैं क्यों, मतलब मेरी वजह से पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट हो, क्यों मेरे क्यों हक नहीं पहुंचता। अच्छा, और क्या आपके पास फिगर्स हैं? और चलें, ये तो कुछ आप कह रहे हैं कि सारे बेगिंग नहीं कर रहे थे, उसके अलावा ओवरस्टे, हाँ ओवर स्टे है, जिनके डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज हैं, जिनके हमारे पास ख़ास तौर से इस सऊदी अरब और साइड पे जाएंगे तो ड्रग्स के बहुत इश्यूज हैं। ड्रग्स में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स के। अच्छा, वो भी, लेकिन वो वहाँ जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनको वापस रिपोर्ट ऑब्वियसली कर देते हैं। वहाँ पर उनको पकड़ने के बाद जो उनकी सज़ा कंप्लीट होती है उसके बाद उनके अगेंस्ट केसेस करके और वो कंप्लीट करने के बाद सज़ा वहाँ फिर पाकिस्तान रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इनको वैसे वीज़े, अगर हम जब वीज़े लगवाने के लिए जाते हैं, ये भी एक सवाल है, ऑब्वियसली आपने अपनी तहकीकात में भी पता चल गया होगा आपको कि वीज़े कैसे मिल रहे हैं। मतलब आज तो दुबई का ही, अगर आप UAE का लगा लें तो बड़े बड़े लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा, तो ये कैसे पहुंच रहे हैं उधर? देखें, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें इन्वॉल्व है। और आप, अच्छा हुआ आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मेरा तो ये कंसर्न्स मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के एम्बेसी से भी है। आप देखें कि कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ा आम है कि जी यूरोप के किसी कंट्री का जो एम्बेसी से इंटरव्यू के लिए टाइम लेके देना होता है, उसके लिए लोग लगे होते हैं, 8-8 लाख 10-10 लाख लोग दे रहे होते हैं। और ये जो कि आग जाके सफ़र फिर हमने करना होता है, जिसकी मैंने कंप्लेन की है फॉरेन ऑफिस में भी कि इनको एंगेज किया जाए कि इनके यहाँ से ये चीज़ें बाहर की जा रही। तो ये एक माफिया, ये सारा मिलके, क्योंकि वीज़ा जिन पे ट्रैवल करते हैं, जो मकसद हो उस वजह से वो डिपोर्ट हो, इज अनदर स्टोरी। वीज़ाज वैलिड होते हैं, वीज़ा तो कोई फेक नहीं होता है वीज़ा। अच्छा, अब दूसरी बात ये तो चलें, वो बताइए जो मशकूक है, व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट वीज़ा पे अगर कोई स्टूडेंट जिसको एडमिशन भी मिला हुआ है वो जा रहा है और एयरपोर्ट से उसको वापस कर देते हैं, तो वहाँ अब ये इसी तरह के 2 स्टूडेंट का जिक्र किया हमारे DG FIA ने। बोला जी ऐसा था कि हमारे पास कंप्लेन आई और कि जी ये स्टूडेंट है और इनको नहीं जाने दे रहे। दोनों हमारे पख्तूनख्वा से थे बच्चे, और जब उनसे पता किया गया कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनको ये भी नहीं पता। उनको ये वो था कि जी हमारी चूँकि बात हुई एजेंट से और एजेंट ने हमें कहा कि आपको हम लेके जाएंगे उस पे एजुकेशन उस पे, और ये सारा स्कैम पकड़ा और उस एजेंट को, और वो आपके कहने का मतलब है अब तक जिनको भी रोका गया है या ऑफलोड किया गया है वो जेन्युइन रीजन से, मतलब आपकी फाइंडिंग ये कहती है 99% ऐसा ही है। देखें, इंसान है, गलतियां होती हैं और उसके लिए हमने प्रॉपरली कमेटी ने एक डायरेक्शन हमने दी है कि आप अवेज़ा करें वहाँ पर के कंप्लेन का, जैसे उन्होंने कहा कि टोल नंबर है 1991, ईमेल एड्रेस, और ये सारी चीज़ें हमने कहा अवेज़ा करें। और ख़ास तौर से जो मोहसिन नकवी साहब ने मुझे फिर जी सारी प्रोग्रामों के बाद उनके हवाले से जब मुझे इतला कि हम एक बेहतर एक ऐप शुरू कर रहे हैं जो कि आप घर बैठ के अपनी इमिग्रेशन कराएं। आपको QR कोड मिलेगा, वो आप आके QR कोड दिखाएंगे, आपकी पिक्चर ली जाएगी और आप चल पड़ेंगे। इमिग्रेशन कराएं, क्योंकि चेक इन वगैरह तो ऑब्वियसली वो ऐप्स तो ऑलरेडी हो रही है। आपने इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं कि आप घर बैठे ही आप इमिग्रेशन आपकी हो जाए। 24 घंटे पहले अपने घर से इमिग्रेशन कर लें। जो क्वेश्चन आपसे FIA वाले ने करने हैं वो आप ऐप पे डाउनलोड करेंगे, वो जैसी AI जनरेट होगी वो आप मुतमिन हो कि आपको QR कोड देगी। QR कोड आप जैसी जाएंगे वो QR कोड स्कैन होगा, आपकी पिक्चर लेंगे, टोटल आपका 30 सेकंड में वो सारा प्रोसेस होगा। बहुत ही अच्छा हो जाए। तो इसमें वैसे अगर फेस टू फेस ना हो तो किस तरह पता चलेगा कि कोई जेन्युइन केस जा रहा है या फिर इसी तरह? लेकिन आपका QR कोड और वो पिक्चर ले रहा है उस टाइम। ठीक है, पिक्चर तो ले रहे हैं सर, लेकिन अगर वीज़ा मिला हुआ है, अब ये बच्चा जो अगर जा रहा था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था लेकिन एज अ ड्राइवर जा रहा था, वो आप किस तरह मैच करेंगे फिर? हाउ विल यू नो?
नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं जो लेबर की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? तो क्या ये इमिग्रेशन पोर्टल अगर ये बनेगा कोई सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा? ना ना ना, हर किसी के लिए होगा ना, तो उसमें तो वो लेबर भी जा सकता है। तो उसमें वो तो इशू नहीं, वो तो देखें ना, आपकी जो इन्होंने नई ऐप जो बना रहे हैं उसमें आपसे सारी डिटेल मांगेंगे कि जी आपका वीज़ा कहाँ का है, आप किस पर्पज़ के लिए किस लिए जा रहे हैं, होटल बुकिंग क्या है, वहाँ पर आपकी रिहाइश कहाँ पर होगी, कितने आप पैसे लेके जा रहे हैं, किस तरीके से लेके जा रहे हैं, उसमें तमाम मेजर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो सारे आपसे लेंगे। और उसके बाद जब वो मुतमईन होंगे तो आपको QR कोड मिलेगा। तो ये कब तक वैसे हो जाएगा? क्योंकि ये तो इससे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस्लामाबाद से शुरू कर रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। तो इंशाल्लाह दर फिर जैसी आप और हम सब लोग इस पे देखते हैं कि एक अच्छा वो आएगा कि आउटपुट, तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में शुरू कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो फिर ये लग रहा है कि ये स्ट्रीमलाइन हो ही जाएगा, इसलिए पीपल हु थिंक कि उनको राइटफुली उनको ऑफलोड किया गया है, वो बाय द वे अपने केस का क्या करें, जिनको लगता है कि बिल्कुल हमारा जेन्युइन केस है। उसके लिए कमेटी ने, कायमा कमेटी ने हमने यही डायरेक्शन दी है कि आप ऐसे लोगों का जो कि मिसाल के तौर पे वो सही था और ऑफलोड हुआ है, तो उसका वो टिकट जो ज़ाया होगा उसका क्या होगा, इसकी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। ये सारी, जैसे अभी लास्ट कराची एयरपोर्ट पे एक निजी एयरलाइन से पैसेंजर का पासपोर्ट बढ़ गया, तो उसके लिए हमने कहा है कि जी इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करें। तो इस तरह की जो एक आध केस ऐसा हो सकता है जिसमें गलती हो, लेकिन अदरवाइज जो कि परसेप्शन बनाया गया। और मैं दोबारा आपका मशकूर हूँ कि चूँकि मैंने वो DGFIA की जो इश्यूज़ को इंडियन मैंने मीडिया पे देखा और उसको बड़ा नेगेटिव शो करने की कोशिश की गई। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि बेगर्स 1100 से ज़्यादा लोग नहीं थे और वो भी पूरे उस मैं आपकी तरफ से मैं यहाँ कह देती हूँ ना, वो जो हज़ारों का फिगर हम सुन रहे हैं वो इनका यही कहना है सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब का कि उसमें 1100 बेगर्स थे, अदरवाइज देवर जेन्युइन रीजंस, वो ऑफलोडिंग की है। हमारी बात में यही बात समझ आई है कि आपका पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए, मतलब यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट, यू आर गोइंग अब्रॉड, तो आपके पास वैसी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चनिंग ना हो। सर थैंक यू सो मच, आप इधर आए हैं और आपने हमारे सवालों का जवाब दिया है। सैयद आगा रफ़ीउल्लाह, चेयरमैन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है जी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कुछ और खबरें, अच्छा दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आपके इंटरेस्ट की होगी। 2 नंबरी में आपको पता है कि भारतीय एथलीट्स का मुसलसल तीसरा साल है कि पहला नंबर चल रहा है। और सालाना रिपोर्ट है जी, वाडा की सालाना रिपोर्ट में भारतीय एथलीट्स मुस्बत डोपिंग टेस्ट में सरफहरिस्त हैं। दे आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। मुख्तलिफ खेलों में मुस्बत डोपिंग टेस्ट यानी पॉजिटिव डोपिंग टेस्ट वाले एथलीट्स में भारतीयों का मुसलसल तीसरा साल है जिसमें इनका पहला नंबर आया है। वाडा ने 2024 में दुनिया भर में हुए डोप टेस्ट की एक रिपोर्ट जारी कर दी और भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी ने 7113 डोप टेस्ट किए जिसमें से 260 मुस्बत आए, 260। आप अंदाज़ा करें, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर अगर आप कंपेयर करें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 2024 की फहरिस्त में फ्रांस 91 मुस्बत डोप टेस्ट के साथ आया 91, और उसके बाद इटली 85 के साथ तीसरे नंबर पे रहा है। और पहले और दूसरे में आप फ़र्क भी देख लें, 2024 के दौरान पाकिस्तान में 13 मुस्बत डोप टेस्ट आए हैं। अब ज़रा आप कंपेयर करें कि कहाँ हम 250 से ऊपर की बात करें इन इंडिया और हमारे चंद हार्डली 13। India needs to really look into what they are doing and what their athletes are taking. जिस पे हम बड़े थोड़ा सा इंसान जो है ना उसको गम भी होता है, गुस्सा भी होता है कि when will things change, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि अभी तक चीज़ें क्यों नहीं बदली। आगे ही भी है, कवानीन है, इसके बावजूद मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। और सेनेटर्स को जो कुछ बताया गया है इस मामले में पंजाब स्पॉटलाइट में नज़र आ रहा है। कल आपको बता दें लोधरा में एक जलसे से खिताब में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ये जिक्र भी किया। पहले ये सुन लें फिर बाकी बात बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में कितनी बेहतरी आई है। अब यहाँ पर ये बच्चियाँ बैठी होंगी, ये मुझे बता सकती हैं कि इनके लिए क्या पंजाब पहले से बेहतर पंजाब नहीं है, पहले से महफूज पंजाब नहीं है। आज मुखालिफिन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हों,
लेकिन जो सीसीडी ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल है, मुझे अपनी माओ का ख्याल है, उनकी इज्जत का ख्याल है, उनकी नामूस का ख्याल है, उनके ऑनर का ख्याल है। मैं ये चाहती हूं कि अगर कोई बच्ची अपने घर से निकले, चाहे वो स्कूल जाने के लिए निकले या वो कॉलेज जाने के लिए निकले, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले, बाजार जाने के लिए निकले, अपनी जॉब पे जाने के लिए निकले, उसके घर वालों को ये फिक्र ना हो कि वो उसको बाहर कोई खतरा है। वो बिल्कुल बेफिक्र होके, और ये वादा में पूरा हो चुका है तकरीबन, कि अगर आप जेवर पहन के भी निकलो, मोबाइल हाथ में निकलो, पर्स हाथ में निकलो, किसी को जरूरत ना हो आपकी तरफ मैली आंख से देखने की। वेल, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने इलाकों में रहते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि वाकई इस तरह है कि बिल्कुल ही बेखौफ हो के आप हर जगह निकल सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक आपको बता दें कि एक तरफ ये जलसा हो रहा था और उधर दूर इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास भी चल रहा था, जिसमें हुकूमत पंजाब के ही नुमाइंदे ने कुछ फिगर्स शेयर किए हैं। डॉन्टिंग फिगर्स हैं, ये देखते हैं। बताया कि सूबे में जेंडर बेस्ड वायलेंस के वाक़यात 2021 में 30,000 के आसपास थे, 2022 में 35,000, 2023 में कोई 46,000, 2024 में 61,000 तक पहुंच गए। आप जरा देखें कि किस तरह ये डबल होते जा रहे हैं। यानी पंजाब में 2023 से 24 के दौरान GBV यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस जो थे वो 33% इजाफा हुआ है उनमें, 33%, ह्यूज फिगर। और इस कमेटी के इजलास में डिस्कशन भी बहुत अहम हुई और सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि घरेलू तशद्दुद के मुकदमात में सज़ाओं की शरह एक भी नहीं हुई, सिर्फ निस्फ फीसद है, जो कि हैरान कुन है। उन्होंने जियो टीवी के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का भी हवाला दिया और उसको देते हुए कहा कि इस ड्रामे में जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस के बाद कोर्ट्स का जिक्र है, दिखाया गया है कि रेप के बाद ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी रहमान का कहना था कि ख़वातीन से वायलेंस की वजूहात पूछने के बजाय उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, विच इज़ सो ट्रू। चेयरपर्सन कमेटी समीना जहरी का नुक्ता था कि हमें कहा जाता है कि कानून साजी करें, मगर कानून पर अमल दरामद कौन करवाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। इस बात पे तो हम कब से इस प्लेटफॉर्म पे भी बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कानून अच्छे अच्छे बन जाते हैं, अदालतें फैसला देती हैं, मगर उन पर भी अमल नहीं होता। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सब बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं और हम भी ये इशू बार बार उठा चुके हैं। शायद कहीं कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन वी नीड टू डू सो मच मोर अबाउट दिस। सुमेरा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है, रेजिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन पंजाब से हमें ज्वाइन करिए। सुमेरा साहबा, ये बहुत ही कुछ डॉन्टिंग किस्म के फिगर्स हैं, स्केरी फिगर्स हैं, और जब हमें लगता है कि बेहतरी आएगी, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, अब तो टीवी ड्रामा सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हो रही हैं, एंड येट फिगर्स ज़्यादा होते हैं, सज़ाएं कम होती हैं, क्यों? जी, सबसे पहले तो हुमा, मैं जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। अच्छा, ये जो आदाद शुमार हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये आदाद शुमार से फिगर्स नहीं है, ये हकीकी कहानियाँ हैं। ये उन ख़वातीन की कहानियाँ हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो रही हैं। इनसे रिलेटेड ख़ानदान हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो जिस तरह आपने केस नंबर 9 का भी हवाला दिया, मैं ख़ुद भी इस ड्रामे को रेगुलर फॉलो कर रही हूँ, और ना सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, हम औरत फाउंडेशन के हर प्लेटफॉर्म पर अवेयरनेस सेशंस में हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है कि वो ख़वातीन जो शिकार जो शिकार हो चुकी हैं उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट करना है, और जो हम लोग ख़वातीन जॉब्स करने वाली हैं या हम घर बैठी हैं, जिस तरह ड्रामा में दिखाया गया है, एक वेल एजुकेटेड खातून, एक इतने अच्छे डेजिग्नेशन पे काम करने वाली खातून, हाईली एजुकेटेड, उस पर कितना सोसाइटी का प्रेशर है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रूरल एरियाज में जो ख़वातीन हैं, क्या वो रिपोर्ट कर सकती हैं उस तरह आके जिस तरह शहर ने किया? तो ये इंफॉर्मेशन है जो हम पाकिस्तान के हर कोने में फैला रहे हैं कि किस तरह से रिपोर्ट करना है,
क्या मसाइल आएंगे और उन मसाइल को किस तरह से ओवरकम करना है। बिल्कुल सुमेरा साहिबा, तो लेकिन ये ज़रा एक अफसोस की भी बात है और थोड़ा सा ये ख़तरनाक बात भी है, क्योंकि जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, इतने अरसे से एक अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, मतलब आपकी अपनी फाउंडेशन है, फिर पूरे पूरे दिन मनाए जाते हैं इस पे, पूरे ये 16-17 डेज ऑफ एक्टिविज्म भी चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, उसके बावजूद अगर हमारे पास ये फिगर्स हैं, हमारे पास लॉज हैं, उनके बारे में लोगों को नहीं पता, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर कोई पहुंच भी जाता है पुलिस स्टेशन वगैरह, वहाँ उनको भी नहीं बताया जाता भाई आपका केस इसके अंडर आता है। तो इसको हम किस तरह चेंज करें, और उसके बाद फिर अदालतों में बात जाना और सजाएं होना, वो तो बात की बात है। इसको किस तरह बदलना? देखिए हुमा, ऐसा है कि अवेयरनेस सेशंस और अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स ये तो चल रही हैं। मैं अगर औरत फाउंडेशन की बात करूं, औरत फाउंडेशन 40 इयर्स से पाकिस्तान में काम कर रही है और ये फर्स्ट वीमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इन पाकिस्तान, जिसने 1986 से काम किया। अवेयरनेस सेशन हर जगह हो रहे हैं, रूरल एरियाज में हम फैक्ट्रीज में बता रहे हैं, अपैरल सेक्टर में जा रहे हैं हम लोग, और मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। तो जहाँ तक रही बात कि हम इसको किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, जब तक तमाम इदारे मिलकर मीडिया है, अदलिया है, हमारी पुलिस है, ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन अब क्या मिलके काम कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली सुमेरा साहिबा, आपसे जो हम बात कर रहे हैं, आपसे भी और जिससे भी करते हैं, हम तो चाहते हैं कि फौरन से ये चेंज आए, कि लड़कियां भी इतनी बाहिम्मत हों कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो जाके रिपोर्ट करें और अपने लिए इंसाफ मांगें। तो ये सारों का मिल के काम करना, ये फिगर्स हमें बता रहे हैं कि ये कुछ तो लैग है, ये मिल के काम उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। जी मेसुमा, ये फिगर्स, इसमें दो एस्पेक्ट अगर देखें, एक तो ये है कि वाकई माशरे में शिद्दत पसंदी का रुझान भी बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि रिपोर्टिंग भी बहुत बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रही है, केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से इदारे हैं, मीडिया ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई चीज़ नहीं आ रही मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो सोशल मीडिया से एक वीडियो आ जाती है और केस हाईलाइट हो जाता है, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए वो सोसाइटी में उसका इल्म हो जाता है। तो केसेस रिपोर्ट होने का भी अमल तेज़ हो गया है, और वो इस अमल का नतीजा है कि तमाम इदारे मिलकर काम करना स्टार्ट हो गए। मैं नहीं कह रही कि आइडियल सिचुएशन है, बट मीडिया की अवेयरनेस की वजह से और इदारों के मिलकर काम करने की वजह से कुछ सूरत हाल बेहतर है, जिसकी वजह से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ख़वातीन भी हिम्मत कर रही हैं कि ठीक है, मेरे साथ ये जुर्म हुआ और जो है उसके सिलसिले में मुझे इस तरीके से रिपोर्ट करना है, जिस तरह से मैं फिर आपके ड्रामा केस नंबर 9 की बात करूंगी। दफात बताई गई हैं कि इस दफा के तहत अदालत का जो सीन होता है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई सुनने वाला चाहे तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने नॉर्मल डेज में अपने साथी फेलोज को बता सकता है। अग्रीड, बिल्कुल। बल्कि हम तो वी वुड गो अ स्टेप फर्दर एंड से कि ये एटलीस्ट ये ड्रामा या फिर इस किस्म के जो हैं, जो इन्फॉर्मेटिव हैं, एजुकेशनल हैं, पूरी फैमिलीज़ को बैठ के साथ देखने चाहिए। मतलब ये वो वाली ये देयर इज एन एजुकेशन इन इटसेल्फ, और घर में अगर बच्चियाँ हैं तो फिर तो ज़रूर देखें। सुमेरा हाशमी साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ये फिगर्स ने हमें थोड़ा सा डरा दिया, लेकिन अच्छी बात ये और ये फिगर्स इसीलिए अब सामने आ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। पहले तो इतना हश हश हो जाता था कि चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती थी। अब बच्चियों को, यंग लड़कियों को, यंग प्रोफेशनल्स को पता है व्हाट हरासमेंट एक्चुअली मीन्स, कि क्या क्या चीज़ें हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं when they go to work, when they are going to their educational institutions। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर जब चल रही होती हैं तो थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर आई है कि एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर सकें कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, या फिर ये जो किसी ने सीटी मारी है या हाथ लगाया है या कुछ कह दिया है या प्रमोशन रुक गया है, व्हाटएवर, बहुत सी चीज़ें हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। एटलीस्ट वो इदराक जो है वो होना स्टार्ट हो गया और उसको किस तरह टैकल करना है। आई मीन आई ऑलवेज से, मैं तो हमेशा बच्चियों को और लड़कियों को यही कहती हूँ कि मेक अ सीन,
ज़रूर शोर मचाएं। मतलब ये एक वो जो आदत हो गई है ना अगले बंदे को कि जी खामोशी से निकल जाएंगी लड़कियां, काम कुछ बोलेंगी। वी नीड टू चेंज दैट नैरेटिव। इतना बड़ा रौला बनाएं, इतना सीन करें कि अटेंशन आए उस बात पे। तो वो ये अपने हक के लिए आवाज़ है जो आप उठा रहे होंगे, और जो आपको सिखाया गया होगा कि खामोशी से बर्दाश्त करो, निकल जाओ, दोज आर नॉट द डेज एनी मोर। प्लीज़ बोलें, दैट्स द ओनली वे। अच्छा, जब से हमने दुबई की बारिश जो है ना वो सुबह देख ली है, तो अब हमें तकलीफ होना स्टार्ट हो गई है कि हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है। भाई हमारा दुबई जैसी जगह पे कभी दुनिया में, ज़िंदगी में, सालों में कभी बारिश होती थी? वैसे पिछले 10 सालों में होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन पीपल हु नो द प्लेस सिंस व्हेनेवर, तो बारिश एंड यूएई डिड नॉट गो हैंड इन हैंड। अब थिंग्स हैव चेंज्ड, अब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। तो आजकल जी सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन सर्दियों की जो पहली बारिश होती है उसके इंतज़ार में सारे बैठे हुए हैं। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो फ़िक्र कर रहे थे लोग जी बारिश नहीं हो रही, वो फ़िक्र छोड़ दें, क्योंकि आज से ये सिलसिला भी शुरू होगा, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। तो मेट ऑफिस के मुताबिक आपको बता दें कि आज से अगले 3 दिन तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। हाउ नाइस, आई वंडर इसमें कराची है इंक्लूडेड के नहीं है, अभी पूछेंगे। और इस वीकेंड पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत सभी जो हैं वो बड़े शहरों में बारिश का इम्कान है, सिवाय कराची। देयर यू गो, आंसर तो हमें मिल ही गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो सियाहती मकामात हैं, गलियात हैं, मरी है, सवात है, ज़ियारत है, यहाँ बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो इस वीकेंड पर यहाँ सयाहों का रश डेफिनेटली होगा, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेदर यू वांट टू गो और नॉट। ऑलरेडी बड़ी दुनिया वहाँ होगी। माहिरीन कह रहे हैं कि इस बारिश के बाद मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग में भी कमी आएगी, और जो खुश्क सर्दी के रिवायती वायरसेस वगैरह जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जो कि एक्चुअली मुझे भी हुई है, वो उनसे भी जान छूटेगी होपफुली। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज विजुअल्स। तो सड़कों पर जी फिसलन और लैंड स्लाइडिंग जो है उसका ख़तरा भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लाइटली ना लें। मोहम्मद अफजाल हमारे साथ हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, पीएमडी। अफजाल साहब, तो आखिरकार फिर बारिश हो ही रही है। अब ये बारिश मैंने तो खैर ये बता दिया है कि हर बड़े शहर में बारिश हो रही है, एग्जैक्टली किधर होगी और कितनी बारिश होगी? बस थोड़ी सी बूंदाबांदी या फिर ये प्रॉपर रेनफॉल ऑफ विंटर है? जी, आपने बड़ी तफसील के साथ वेदर फोरकास्ट बताई है, और अभी जो 20 से लेके 22 तक का स्पेल है, मोस्टली वो शुरू होगा 21 और 22 तारीख, यानी इतवार और इतवार और सोमवार को। और इसमें बारिश जो है वो ज़्यादातर फोकस्ड होगी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मेन जो अपर केपी और जो जीबी है उसमें बारिशें और स्नोफॉल होगी, और जो सेंट्रल पंजाब और जो नॉर्थ पंजाब है यहाँ तक कन्फाइंड होगी। मतलब ये कि जो बारिश का ये सिलसिला है इसमें बहुत ज़्यादा रेन नहीं होगी, जो मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ, और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। तो इसमें 21 तारीख को रेनफॉल होगी, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी और ज़्यादा हैवी नहीं होगी। When you say short duration, तो मतलब जस्ट अ पासिंग शावर टाइप होगी बारिश, या फिर 1-2 दिन रहेगी? ऐसा ही है। क्लाउडीनेस तो रहेगी 2-3 दिन, बट ये पासिंग शावर की तरह से होगी और थोड़ी देर के लिए होगी। और उसकी वजह वही है जो मैंने आपके एक पिछले प्रोग्राम में भी आपको तफसील बताई थी कि जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है तो मॉइस्चर को रोक लेती है इन द लोअर एटमॉस्फेयर, और उसको अपर एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं होने देती, जिससे कि बादल जो हैं वो बन नहीं पाते और ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती। तो आप देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न सिस्टम आ रहे हैं वो मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया तक स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अभी जैसे आप दुबई की बात कर रही हैं, तो दुबई में भी उसी सिलसिले की ही बारिश हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग बारिश हुई है। लेकिन जब ये हमारे साइड की तरफ आता है, हमारे पास पहुँचते पहुँचते, तो मिडल एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एरिया प्रिवेल कर रहा है, जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है, अफगानिस्तान तक उसका फैलाव है। और उस हाई प्रेशर एरिया की वजह जो है वो थिक एयर होती है, और वो कमिंग जो लो प्रेशर एरिया होती है उसको रोक के नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है।
तो अच्छा अफजाल साहब, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, चूंकि हमने अब हमारी तो खैर थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाएगी, ये दुबई का हम जिक्र कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वर्क फ्रॉम होम का ही डायरेक्टिव दे दिया गया। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें बताएं, ये नेचुरल रेनफॉल थी या क्योंकि वहाँ तो आर्टिफिशियल रेनफॉल भी हो जाती है, तो ये वाकई एक सिस्टम बना हुआ था जिसके तहत बारिश हुई है? जी वाकई ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्सटेंशन दुबई तक जा रही थी, और जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो करवाई जाए तो होती है, खुद से नहीं हो जाती आर्टिफिशियल रेन। और अभी इन्होंने कोई ऐसी मशक नहीं की जिसकी वजह से हम कह सके कि आर्टिफिशियल रेन हो सकती है, ये नेचुरल रेनफॉल ही थी। जी जी, ऑलराइट, गॉट इट। फाइनली ये भी बता दें, ये तो अभी पासिंग रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वीकेंड पे हो जाएगी, जगह भी आपने बता दी कि कहाँ होना है। ये पासिंग रेन है, इसके बाद भी कोई स्पेल आ रहा है बारिश का अफजाल साहब? जी बिल्कुल, ये बारिश का स्पेल जब गुजरेगा तो इससे टेम्परेचर डाउन होगा और सर्दी भी बढ़ेगी, और उसके बाद जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक या दो स्पेल्स अच्छे रेनफॉल के आएंगे। ज़बरदस्त, अच्छी खबर आपने दे दी। बारिश की इसलिए भी ज़रूरत है बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा बीमारियां और वायरल लोगों को हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजाल साहब फॉर गिविंग अस दिस गुड न्यूज़ आई वुड से। तो जी, बहुत अरसे से ये जो खुश्क साली टाइप सिचुएशन चली हुई थी वो एटलीस्ट ख़त्म होगी। अस्तोर चलते हैं, रफ़ीउल्लाह अफरीदी हमें ज़रा वहाँ मौसम का हाल बता रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी, क्या हो रहा है। गिलगित बल्दिस्तान का इंतहाई सरद तरीन ज़िला अस्तोर में तवील अरसे से खुश्क साली का जो तसलसल है वो न सिर्फ जारी है बल्कि इस वक्त उरूज पर है। यहाँ पर मेरे पीछे जो रामा मेडोज़ है, यहाँ पर माजी करीब में दिसंबर के एंड में इस वक्त जो है तकरीबन 6 से 8 फीट बर्फ़ हुआ करती थी, जबकि जो दर्जा हरारत है वो -15 से 20 तक जो है वो गिर जाता था। इसके बरअक्स इस मरतबा यहाँ पे जो बेशुमार जंगलात है, जो मेडोज़ है, बिल्कुल आपको खुश्क नज़र आएगा, और तमाम जो राब्ता सड़कें हैं, रामा मेडोज़ समेत दिवसाई है, उसके साथ साथ मिनमरक है, काला पानी एरिया है, तमाम जो दूर हफ्ता बालाई इलाके हैं, हिस्ट्री में तारीख में पहली मरतबा दिसंबर के एंड तक भी तमाम राब्ता सड़कें बहाल हैं, और दिवसाई से सकरदू तक भी जो राब्ता सड़क है वो अमूमन अक्टूबर में बंद होती थी। इस मरतबा इसके बरअक्स दिसंबर के एंड तक अभी भी वो राब्ता सड़क बहाल है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो भी खुश्क नज़र आ रहे हैं। How stunning is that, beautiful, but be careful if you're traveling this weekend, तो फिर आपको पता है कि रश भी पड़ेगा क्योंकि बर्फ़ तो पड़ी गई है। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह on Monday. Have a great weekend.